Our today's topic is clear felling system under सिल्वीकल्चरल सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लियर फेलिंग सिस्टम की। लास्ट टाइम हमने सिल्वीकल्चरल सिस्टम की बात की थी, जिसमें कौन कौन से सिल्वीकल्चर के जो सिस्टम्स अप्लाई होते हैं फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस में, हमने वो डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी में से एक टॉपिक की, क्लियर फेलिंग सिस्टम। तो क्या होता है क्लियर फेलिंग सिस्टम? तो क्लियर फेलिंग सिस्टम क्या होता है हमारा? ये है हमारा सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच इक्वल प्रोडक्टिव एरियाज ऑफ मैच्योर क्रॉप आर सक्सेसिवली क्लियर फेल्ड इन वन ऑपरेशन टू बी रीजनरेटेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आर्टिफिशियली बट समटाइम नेचुरली ऑल्सो। तो इसमें क्या है कि जो हमारी इक्वी प्रोडक्टिव एरिया कहे या इक्वल प्रोडक्टिव एरिया कहे, हमारा जो भी मेच्योर क्रॉप हो रखी है, कहीं हमने कोई क्रॉप लगाई है, कोई फॉरेस्ट क्रॉप की अगर हम बात करें, तो उसको एक ही ऑपरेशन में फेल कर देना, क्लियरली फेल कर देना, मतलब उसकी जो कटिंग है उसको वन ऑपरेशन में ही क्लियर कर देना। एंड नेक्स्ट जो है कि इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो सिस्टम्स हैं वो कहाँ अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई फॉरेस्ट एरिया है, कोई वेजिटेशन एरिया है, उसमें हम फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस के अंडर उनमें फेलिंग करना और रीजनरेट करवाना, तो ये इनके लिए हमें किसी स्पेसिफिक सिस्टम की ज़रूरत होती है कि कौन सा सिस्टम किस प्रैक्टिस के लिए अप्लाई होना चाहिए, कि फॉरेस्ट का टाइप कैसा है, वेजिटेशन का टाइप कैसा है, उस पर हम इसको कैसे अप्लाई करें। तो ये सब चीज़ें हमारी आती हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम के अंडर, हम इनकी बात करते हैं। तो इसमें जो अलग अलग हमने डिफरेंट टाइप के सिल्वीकल्चरल सिस्टम को देखा, तो उसके अंडर हम अब आप बात करेंगे कि कैसे ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम इन वीडियोस में बात करेंगे। सो क्लियर फेलिंग सिस्टम क्या है? तो जैसे कि क्लियर फेलिंग सिस्टम के बारे में सीधे सीधे नेम से ही पता चल रहा है, क्लियरली फेल्ड। तो एक ही ऑपरेशन में, वन ऑपरेशन में हम किसी एरिया को क्लियरली फेल्ड कर देंगे एंड आफ्टर दैट उसको एक साथ ही रीजनरेट करवाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें एक ऑपरेशन में एक चीज़ ये आती है, रिमूवल और फेलिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप। तो फेलिंग जो क्रॉप है हमारी, मैच्योर क्रॉप को रिमूव करना, फेलिंग करना। तो फर्स्टली क्या है कि शुड बी फेल्ड, द क्रॉप शुड बी फेल्ड एंड रिमूव्ड इन वन ऑपरेशन। तो वन ऑपरेशन में ही हमारी जो मेच्योर क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। एंड इसमें एक चीज़ और दी हुई है, 2 पॉइंट दिए हैं, रिटेंशन ऑफ सम मेच्योर ट्रीज एज अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मेजर फॉर एन इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर। तो कुछ मेच्योर ट्री को रिटेंशन करना, तो उन्हें बचा के रखना, किस लिए? एज अ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मेजर के लिए। अगर हमारा जो इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर कह सकते हैं हम, इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर के लिए, अगर हमारा जो ये सिस्टम है वो फेल हो जाता है, अगर हम पूरी वो रहते, तो मैच्योर ट्रीज़ को क्या करना है, कुछ सम मैच्योर ट्री को हम क्या करते हैं, एज अ इंश्योरेंस रख लेते हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि रिटेंशन ऑफ प्रीमाइजिंग ग्रुप ऑफ सैपलिंग एंड पोल्स ऑफ प्रिवेंट अननेसेसरी सेक्रीफाइस ऑफ इमेच्योर क्रॉप ऑफ अ डिज़ायर स्पीसीज। तो क्या होता है, जब भी हम क्लियर फेल्ड करते हैं तो उसमें हमारे सारे जो सैपलिंग्स हैं, जो भी छोटे बड़े अदर एज के भी ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, तो वो भी अपनी इमेच्योर एज में ही फेल्ड हो जाते हैं। तो काफ़ी डैमेज इसमें हमारा हो जाता है। तो इसमें भी कुछ है कि कुछ सैपलिंग और पोल का ग्रुप हम प्रिवेंट करके रख सकते हैं, ताकि हम उन्हें मतलब इमेच्योर क्रॉप को, कुछ डिज़ायर स्पीसीज अगर हैं तो उनको हम रख सकते हैं पहले, ताकि वो मतलब एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाए। एंड कूप, इसमें कूप वर्ड आता है बहुत बेसिकली, यहाँ पे कूप आता है, यहाँ पे मिसिंग है, द क्रॉप कूप शुड बी फेल्ड करके, जिसमें हम फेलिंग कर रहे होते हैं, दैट इज़ कूप। ये क्या है, अब फेलिंग एरिया होता है यूजुअली वन ऑफ एन एनुअल सीरीज़। जो एनुअल सीरीज़ हम आगे जब बात करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, तो वन की हम अगर बात करें, दैट इज़ जो फेलिंग एरिया है, दैट इज़ कूप। आफ्टर दैट हम बात करते हैं इसमें, अगर हमने
फेल कर लिया है, क्लियरली फेल कर लिया एरिया, तो उसके बाद इसमें आता है रीजनरेशन। अब हमें उसे रीजनरेट भी करवाना पड़ता है। एंड नेक्स्ट रीजनरेशन में हम इसमें कौन कौन से रीजनरेशन आते हैं, डिपार्टमेंटल प्लांटेशन अप्लाई हो सकता है, टोंगिया प्लांटेशन लीज्ड भी हो सकता है, जब हमने किसी को कहते नहीं कि कुछ हमने कुछ लीज पे दे दिया, तो विलेजेस हो सकता है, विलेज के बेस पे, तो ऐसे आर्टिफिशियली रीजनरेट हो सकता है वो एरिया, फॉरेस्ट एरिया। तो डिपार्टमेंटल मतलब कि उसको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर या उसके अंडर वो प्लांटेशन करवाया जाएगा। टोंगिया प्लांटेशन मतलब कुछ लोगों को उसमें राइट दे दिया जाता है कि जब तक फॉरेस्ट की क्रॉप वो ना हो रही हो, तो उसके साथ वो लोग उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। एंड लीज्ड मतलब लीज पे दे देना रीजनरेशन के लिए। एंड विलेजेस मतलब गांव के बेस पर जो अगर कोई एरिया पे हुआ है तो उसमें गांव वाले गांव आ जाएंगे और विलेजेस आ जाएंगे बहुत सारे। एंड आफ्टर दैट नेचुरल रीजनरेशन की बात कर लेते हैं, ये कैसे अप्लाई होता है इसमें। तो नेचुरल रीजनरेशन फ्रॉम सीड से हो सकता है, ये हमें पता है, और एडवांस ग्रोथ से भी हो सकता है। इसका हम ये कैसे होता है हमने लास्ट वीडियो में इसे कवर किया है, जिसने अभी ये नहीं देखा हुआ है अभी तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और होती है, जब हम इस सिस्टम को अप्लाई कर रहे होते हैं, हम जब भी इस सिस्टम को अप्लाई करते हैं तो कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हर किसी सिस्टम में होते हैं, तो उसके लिए भी हम इसमें बात करेंगे। तो एडवांटेजेस जो हैं क्या क्या हैं क्लियर फेलिंग सिस्टम के, एडवांटेज क्या क्या हैं, तो हम ये बात कर लेते हैं। एंड फर्स्ट में आप देखिए, इट इज़ सिंपलेस्ट ऑफ ऑल हाई फॉरेस्ट सिस्टम एज इट डज नॉट रिक्वायर ए हाई डिग्री ऑफ स्किल इन मार्किंग। तो ये सिंपल मतलब एक हाई फॉरेस्ट में सिस्टम में हम सिंपलेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि सिंपली अप्लाई हो जाती है। वन ऑपरेशन में हम फेल कर दे रहे हैं, तो कोई ज़्यादा स्किल की इसमें हाई डिग्री स्किल की ज़रूरत नहीं होती। एंड ईजी सुपरविज़न हो सकता है, ऑल ऑपरेशन जो भी हैं, जैसे फेलिंग कन्वर्जेशन है, एक्सट्रैक्शन, रीजनरेशन है, तो इजीली सुपरविज़न हो सकता है। तो हमें ऐसे छाँट छाँट के ट्रीज़ को अलग से नहीं कट करना है, ईयर वाइज नहीं करना है, तो हमने क्लियरली फेल करना है, तो ईजिली ये सुपरविज़न में ऑल ऑपरेशन जो भी होते हैं सारे ऑपरेशन ईजिली सुपरविज़न में हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट है थर्ड इज़ ईल्ड यूनिट एरिया इज़ मोर। जो ईल्ड हमें जो हमें आउटकम मिल रहा है, जो भी हमारी क्रॉप से आउटकम हमें मिल रहा है वो मोर होता है, ज़्यादा होता है, कॉस्ट फेलिंग और एक्सट्रैक्शन लेस लगता है उसमें। एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी डैमेज टू न्यू क्रॉप्स। तो जो नई क्रॉप्स हम अगर रीजनरेट करवा रहे हैं, अगर हमने अदर सिस्टम हम जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद हमें फेलिंग करनी होती है और पहले उसमें रीजनरेशन भी उसी पीरियड में करना होता है, तो उसमें अदर क्रॉप को खतरा रहता है कि डैमेज का खतरा रहता है, मतलब डैमेज हो सकती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रीजनरेशन ऑपरेशन एंड शॉर्टनिंग द रोटेशन। तो रोटेशन शॉर्ट रहता है, एंड जो रोटेशन शॉर्टनिंग की और ऑपरेशन रीजनरेशन जो भी रहता है इसमें, तो इसमें जो कॉस्ट लगेगा, हमारा जो कॉस्ट लग रहा होता है, जो खर्चा है वो सब कम हो जाएगा, कम लगेगा, क्योंकि एक ही टाइम में हम एक साथ रीजनरेट करवा रहे हैं और एक ही साथ फेल करवा दे रहे हैं। एंड द सक्सेस और फेलियर ऑफ रीजनरेशन वर्क इज एब्सोल्युटली क्लियर बाय द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। द सक्सेस और फेलियर, जो रीजनरेशन का सक्सेस और फेलियर वर्क है वो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एक साल में, मतलब एक साल के अंदर में ये हो जाता है। एंड नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस सिस्टम के। इट इज़ द मोस्ट आर्टिफिशियल ऑफ ऑल सिल्वीकल्चरल सिस्टम। तो ये बेसिकली हम कहें पूरी आर्टिफिशियल ही है, इसमें नेचुरल फॉरेस्ट को हम रीजनरेट नहीं करवा रहे, जो भी काम हो रहा है सब आर्टिफिशियली ही हो रहा है। सो हम कह सकते हैं इट इज़ द मोस्ट आर्टिफिशियल ऑफ ऑल सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स। एंड आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट है ग्रेट डेंजर of deterioration soil and soil erosion increases due to exposure and area till canopy closes। तो कैनोपी क्लोजेस जो रहती है एरिया वाले एरिया में, और एक्सपोजर की वजह से जो हमारा है सॉइल इरोजन होने का और सॉइल डिटेरियोरेशन होने का
ग्रेट डेंजर मतलब डेंजर बना रहता है। एंड आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्विटेशन ऑफ वीड्स एंड ग्रासेस। और अब जब हम एक ही बार में सब कुछ कट कर दे रहे हैं, सारे फैल कर दे, तो उसमें जो क्या होंगी, उस एरिया में वीड और ग्रास ग्रो करने लग जाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है इसमें। लेस रेजिस्टेंस टू डैमेज बाय विंड। तो विंड से डैमेज को बचाने के लिए ये रेजिस्टेंस क्या है, कम रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि वन टाइम में ही हम इनको फेल कर दे रहे हैं। तो अदर हमारी जो क्रॉप्स हैं तो वो विंड से उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जब हम नेक्स्ट अदर सिस्टम्स को देखेंगे तो उसमें ये चीज़ होती है कि जो अदर प्लांट ट्रीज़ हैं पहले के, वो हमारी जो रीजनरेशन वाले में जो हम क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इट्स नेक्स्ट फिफ्थ, इट्स सेक्रीफाइसेस ऑल द इमेच्योर ट्रीज व्हेन अप्लाइड फर्स्ट। तो इसमें इमेच्योर ट्रीज भी कह सकते हैं हम, जो मेच्योर कैटेगरी में नहीं आए हैं वो भी सेक्रीफाइस कह सकते हैं, वो भी कट डाउन होंगे, क्योंकि क्लियरली फेल्ड हो रहा है। तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन सा ट्री मेच्योर कैटेगरी में आ गया है, कौन सा नहीं आया है, वो सीधे उसमें इमेच्योर ट्री भी एक साथ मतलब कट डाउन हो जाते हैं। एंड इसमें एक सेकेंड चीज़ आती है, क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। तो इसको हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, ये क्या होता है। It is defined as a silvicultural system in which clear felling is done in the form of strip which progress successively in one डायरेक्शन अक्रॉस द रीजनरेशन एरिया। तो कभी कभार इसमें क्या होता है, स्ट्रिप का मतलब ये है स्ट्रिप वाइज, जब कोई एरिया को हम रीजनरेट करवा रहे हैं या फेल करवा रहे हैं, तो पहले हम स्ट्रिप वाइज इसमें जैसे हमने कटिंग कर दी कितने एरिया में, तो फिर हम इसको फिर इसमें करेंगे ऐसे। मतलब इसमें हमने कुछ पेड़ यहाँ पे छोड़े हुए हैं ताकि हम इसको कट करने के बाद यहाँ पे रीजनरेशन करवा दें, फिर ये करने के बाद हम अगले में रीजनरेशन कट करें और ये हो जाएगी तब तक, और फिर ये इसकी बारी फिर आएगी, इसका टर्न फिर आएगा। तो ऐसे ही है स्ट्रिप वाइज, मतलब एक सीरीज़ में हम एक डायरेक्शन में मतलब स्ट्रिप वाइज हम फेलिंग करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, दैट इज़ क्लियर स्ट्रिप सिस्टम। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम रहेगा उसको डिस्कस करेंगे, सेल्टर वुड सिस्टम में भी। सो ये अगर आपको इसमें एनी डाउट अगर आपको रहता है इसमें, तो यू कैन कमेंट बिलो एंड आप मेल